हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण आई एस पी सी एस अकेडमी। मैं कर्ण। हम लोग जो एन सी आर टी सीरीज़ देख रहे हैं पॉलिटी सेक्शन का, उसका सेट नंबर 3 है और ओवरऑल 12 है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत के उद्देश्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों के राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने का प्रशिक्षण देना। ये बातें सही है। समसामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने या परीक्षण करने का प्रशिक्षण देना, ये भी दोनों ही बातें सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, ऑप्शन सी। 2, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज के संबंध में विचार कीजिए। पहला है, इस पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। ये बात सही है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की आत्मकथा है। जी नहीं, ये हिंद स्वराज महात्मा गांधी की आत्मकथा नहीं है, ये गलत हो गया। हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता का विवेचना किया गया, ये बातें सही है। अर्थात पूछ रहा है असत्य कथन, तो केवल 2। नेक्स्ट 3, कथन और कारण है। हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, फिर भी हमें नई व्याख्या का सामना करना पड़ता है। देखिए, नई व्याख्या कहने का मतलब है कि आए दिन जो न्यायपालिका है नई नई चीज़ों को व्याख्या करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो बिहार में जो भी 75% आरक्षण दिया गया था, उन्होंने न्यायपालिका ने अभी इसको निरस्त कर दिया गया है, फिर ये मामला ऊपर चला जाएगा, यानी इसको फिर से व्याख्या किया जाएगा। नेक्स्ट है, समाज बार बार नई चुनौतियों का सामना करता है, यानी जो व्याख्या करने के कारण क्या है कि समाज चुनौतियाँ करना पड़ता है और इसीलिए व्याख्या दी जाती है। इसका बेहतर एग्जाम्पल हो जाएगा अनुच्छेद 21। आज अनुच्छेद 21 में आए दिन उसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन और कारण दोनों ही सही हैं। 4, संचार तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंग्रेजी में इंटरनेट शब्द इस्तेमाल करने वाले लोगों को सिटीजन कहा जाता है। नहीं, ये सिटीजन नागरिकता के लिए होता है, ठीक है, ये हो जाएगा गलत। इसको क्या कहा जाता है? नेटजन, ठीक है, नेटजन या इंटरनेटजन कहा जाता है, तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्या है, वैश्विक संचार तकनीक दुनिया भर में आदिवासी संस्कृति या जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक दूसरे से तालमेल करना आसान बना दिया। जी हाँ, दुनिया के किसी भी व्यवस्था को आराम से नेट के माध्यम से जोड़ सकते हैं, ये बातें सही है। संचार तकनीकी ने आतंकवादियों और अपराधियों को भी अपना नेटवर्क कायम करने की क्षमता दी है। जी हाँ, अच्छा और खराब दोनों ही चीज़ है, तो ये दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन कह रहा है कि असत्य कथन कौन सा है, तो केवल क्या हो जाएगा? 1 नंबर। 5, राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख ग्रंथ द रिपब्लिक किनकी रचना है? तो रिपब्लिक जो रचना है प्लेटो का है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा, प्लेटो का है। और इसमें एक्चुअली है क्या, तो प्लेटो ने जो अपना न्याय सिद्धांत है क्या दिया था? न्याय सिद्धांत। न्याय सिद्धांत क्या है, इसमें इन्होंने चर्चा किया था। और अपने जो गुरु है, ठीक है, सुकरात को एक अध्यापक माना, टीचर माना, और उससे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दिलवाता है। नेक्स्ट 6, फ्रीडम फ्रॉम फियर। फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी भय से मुक्ति नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? ये जो म्यांमार के चांसलर हुआ करती थी आंग सान सू की, जो अभी जेल में है, तो ये इन्हीं का है, आंग सान सू की का। नेक्स्ट इसमें ये महिला है रोजा पार्क्स। ये यूएसए में जो सिविल राइट मूवमेंट हुआ है, यानी नागरिक आंदोलन हुआ है, उसके ये प्रणेता है। यही वो महिला है जिनको बस में खड़ा होने के लिए कहा गया था और ये खड़ा होने से इनकार कर दी। परिणाम सिविल राइट मूवमेंट होता है और 1964 में वहाँ पर ये अधिकार प्रदान, सिविल राइट अधिकार प्रदान किया जाता है वहाँ के नागरिकों को। 7, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये उक्त कथन किसका है? ये तिलक जी का है, ठीक है। ये किसका है? तो तिलक जी का है। नेक्स्ट 8, महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक द हिंद स्वराज की रचना कब किया था? ये जो रचना हुआ था 1909 में। कब हुआ था? 1909 में। नेक्स्ट 9, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द को चुनकर कीजिए। स्वतंत्र समाज वह समाज होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित का संवर्धन डैश प्रतिबंधों के बीच करने में सामर्थ्य होता है। देखिए, प्रतिबंध अधिकतम तो कोई चाहेगा नहीं, 4-5 प्रतिबंध कोई मतलब नहीं बनता है, तो सुन देखिए, किसी भी समाज में 0 प्रतिबंध तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रतिबंध शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। तो प्रतिबंध कैसा हो? सबसे कम हो, अर्थात न्यूनतम प्रतिबंध हो। कैसा हो?
न्यूनतम प्रतिबंध, जैसे अगर पुलिस नहीं रहेगा तो फिर आपने सुरक्षा एक चुनौती हो जाएगी, इसलिए पुलिस का होना जरूरी है, लेकिन पुलिस का काम रहेगा कि सुरक्षा देना, ना कि व्यक्ति को पकड़ के जेल में डालना। 10, स्वतंत्रता की सीमा से संबंधित राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में हानि सिद्धांत एक प्रमुख सिद्धांत है। हानि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यह जर्मन का है, स्टुअर्ट मिल्स, JS मिल मिलेगा आपको ऑप्शन, आपको JS मिल या जॉन स्टुअर्ट मिल। ये ऑन लिबर्टी में इन्होंने बात लिखा था, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 11। पुस्तक है और लेखक है। ऑन लिबर्टी जस्ट ऊपर देखें, ये किसका है? JS मिल का, जॉन स्टुअर्ट मिल का। उसके बाद रामायण रिटोल्ड जो है वह है ओब्रे मेमन का, और ये जो है द सैटेनिक वर्सेज जो है ये है सलमान रुश्दी का। तो पूछ रहा है गलत कथन, तो पहला हो जाएगा 2, ये गलत हो गया। दूसरा का था 1, ये गलत हो गया, अर्थात गलत कथन कितना हो जाएगा? केवल 2। क्या हो जाएगा? केवल 2। नेक्स्ट 15, 19वीं शताब्दी में, सॉरी ये कहाँ के JS मिल कहाँ का है? तो ब्रिटेन का है। कहाँ का है? ब्रिटेन का। 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन के राजनीतिक विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी में विचार, अभिव्यक्ति और वाद विवाद का स्वतंत्रता का बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष प्रस्तुत किया। उस पुस्तक में उन्होंने क्या कहा, यही पूछ रहा है, ऐसा क्या कारण प्रस्तुत किया जिनके विचार आज की स्थितियों में भी गलत या भ्रामक लग रहे हैं? यानी कितने ऐसे कारण प्रस्तुत किए? ये जो कारण है 4 कारण। कितने कारण? 4 कारण प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट 13, सकारात्मक स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है? तो स्वयं को अभिव्यक्त करने की अवसरों के विस्तार के रूप में देखना, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, जैसे हमारे संविधान में जो मूल अधिकार है ना, 2 तरह का अधिकार है, ठीक है। इसका एक पार्ट है सकारात्मक पार्ट, ठीक। इसका दूसरा पार्ट है नकारात्मक। अब ये पता कैसे चलेगा कौन सकारात्मक है? तो नकारात्मक पार्ट ये है, नकारात्मक वाला, कि सभी को बराबर अधिकार देना, ये नकारात्मक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको 10 रुपया जरूरत है तो और दूसरे को 20 रुपया की जरूरत है, अगर दोनों को बराबर दे दिया जाए तो 10 रुपया वाले जरूरत है तो ठीक है, 10 रुपया की जरूरत है उसको तो पूर्ति हो गया, लेकिन जिसको 20 की जरूरत है उसको क्या हो जाएगा? रुपया अधिशेष हो जाएगा, यानी समाज में फिर भी ऊंचा नीचा का भाव रहेगा। और सकारात्मक पर क्या है कि जिसको जितना जरूरत है, ठीक, उसको उतना दिया जाए। और इसी का पक्ष में क्या है? आरक्षण। जी हाँ, सकारात्मक पक्ष क्या है? आरक्षण। नेक्स्ट, रामायण रिटोल्ड, ये अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था, किसका था ये? तो ओब्रे मेमन का था, ओब्रे मेमन का। नेक्स्ट 15, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। कह रहा है डैश की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशिष्टताओं पर जोर देती है जिनमें तमाम मनुष्य रंग, वंश या राष्ट्रीयता के फर्क के बाद भी साझेदार, याद रहे क्या है? साझेदार, यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। किस अलग रंग है, अलग जात है, अलग धर्म है, फिर भी जुड़ा हुआ। इसका कारण क्या है? तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में जो बातें कही है समानता का, ठीक है। समानता यानी सभी व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, यह है समानता। इसके लिए 2 पक्ष है, एक नकारात्मक, एक है सकारात्मक। नेक्स्ट 16, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव विकास रिपोर्ट जारी किया? देखिए इसमें नाम ही लिखा हुआ है मानव विकास, यानी कौन सा हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है 2005 से जारी किया जा रहा है, 2005 से जारी किया जा रहा है। नेक्स्ट 17, कथन और कारण है समानता के आदर्श का एक मतलब यह है कि सभी तरह के अंतर को उन्मूलन करना। समानता के अंतर को उन्मूलन करना नहीं है पूरी तरह। जैसे एग्जांपल बताए थे, किसी की जरूरत है 10 रुपया और किसी को 20 रुपया। मान लेते हैं जिसको 10 रुपया जरूरत है और सरकार समानता लाने की कोशिश कर रहा है तो सबको 10-10 रुपया दिया, पर्सन ए को भी 10 रुपया दिया, पर्सन बी को भी 10 रुपया दिया। लेकिन पर्सन ए का जो 10 रुपया कम था ये तो हो गया, लेकिन पर्सन बी को कितना चाहिए? 20 रुपया, लेकिन मिला कितना? 10 रुपया। मतलब एक तरह से इसको जरूरत के हिसाब से पूरा नहीं हुआ। इसलिए ये समानता का आदर्श मतलब एक बराबर लाना नहीं होता है, मतलब होता है कि जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतनी दी जानी चाहिए, ठीक है। और उसका जो नेक्स्ट पार्ट है कि समानता का मतलब केवल यह है कि हमसे जो व्यवहार करता है और हमें जो भी अवसर प्राप्त होते हैं वे जन्म या सामाजिक स्थितियों से निर्धारित नहीं होना चाहिए। ये बातें क्या है? सही है।
हमारे जन्म से नहीं बल्कि हमारे कर्म से हो, ये बात ये कहना चाहता है, तब तो समानता लाया जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ए गलत है और आर सही है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ए गलत है आर सही, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 18, लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभाओं और उनके अलग अलग चयन के कारण उत्पन्न होने वाली असमानता किस प्रकार की असमानता का सूचक है। यानी जो जो चयन होता है एक तरह से हो जाएगा क्या, प्राकृतिक असमानता है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना गुण होता है और उस गुण के आधार पर उसका चयन होता है। अगर आप आप में बेहतर गुण है तो आप अधिकारी हो सकते हैं, अगर खराब गुण है तो आप चिरकुट भी हो सकते हैं। जीवन के दोनों ही रंग खुले हुए हैं, या तो बेहतर इंसान बन सकते हैं या चिरकुट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजनीतिक समानता न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के गठन के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बातें सही है। राजनीतिक समानता अपने आप में पर्याप्त है, जी नहीं, राजनीतिक समानता केवल एक समानता है। कितना है, केवल एक है, लेकिन जीवन जीने के लिए कम 3 समानता आवश्यक है, एसेंशियल है। एक तो राजनीतिक जो हमें मिल गया है, दूसरा आर्थिक और तीसरा सामाजिक। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। चूंकि राजनीतिक केवल एक मिल जाने से पर्याप्त नहीं होगा, बाकी 2 भी चाहिए। तो क्या पूछ रहा है कि कथन सत्य है, तो केवल एक कथन हो जाएगा सत्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राजनीतिक विचारकों एवं चिंतकों ने समानता के लिए आयाम को रेखांकित किया। कितने आयाम को रेखांकित किया, तो 3 आयाम जस्ट ऊपर चर्चा किए, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ठीक है, ये 3 आयाम की चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। डैश असमानताओं के जवाब में उपजे कुछ राजनीतिक विचारों का समूह है। ये क्या है, तो समाजवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाजवाद, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट 22, राजनीतिक दार्शनिक इमैनुअल कांट किस देश के थे। कांट का संबंध जो था वो जर्मन से था। कहाँ से था, जर्मन से, जबकि जे एस मिल कहाँ था, ब्रिटेन का। कहाँ था जे एस मिल, ब्रिटेन का। नेक्स्ट कथन और कारण है, समान बर्ताव के सिद्धांत पर अमल कभी कभी योग्यता को उचित प्रतिफल देने के खिलाफ खड़ा हो सकता है। जी हाँ, जैसे 20 रुपया वाला और 10 रुपया वाला, ये कभी कभी योग्यता के अनुसार नहीं भी हो सकता है। दूसरा है, योग्यता को पुरस्कृत करने के लिए न्याय का प्रमुख सिद्धांत मानने पर जोर देने का अर्थ यह होगा कि हाशिए पर खड़े समाज के कई तबके कई क्षेत्रों में वंचित रह जाएंगे। जी हाँ, अगर न्याय का सिद्धांत यानी बराबरी सबके साथ होना चाहिए, तो इससे हो सकता है कि जो व्यक्ति गरीब है वो हमेशा गरीब रह सकता है, क्योंकि उसको जरूरत है 20 को और मिल रहा है 10 रुपया। ये दोनों ही कथन और कारण सही है, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट 24, निम्नलिखित में से न्याय के संबंध में किस विचारक का यह तर्क है कि नैतिकता ही नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष विचार करने की ओर प्रेरित करता है। ये बातें सही है, और ये बातें किसका है, जॉन रॉल्स का है। किसका है ये, जॉन रॉल्स का है। नेक्स्ट 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकतांत्रिक समाज के वितरण और न्याय के मुद्दे पर असहमति अपरिहार्य और फायदेमंद। जी हाँ, लोकतंत्र की खूबसूरती ही तो है कि सरकार के जितना अंग है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इसके बीच में संघर्ष क्या हो, संघर्ष न्यूनतम हो और समन्वय और सहयोग क्या हो, मैक्सिमम हो, अधिकतम हो। ये चीज तो कह रहा है कि असहमति अनिवार्य, असहमति तो होगा ही, लेकिन फायदे भी हैं। ठीक है, दूसरा है, इन असहमतियों के बीच राह निकालने की दूसरा नाम ही तो लोकतंत्र है। जी हाँ, जो संघर्ष है तीनों के बीच में, उससे जो फाइनल रास्ता निकलता है, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं, इसी को तो राजनीतिक कहते हैं, इसी को तो राजनीतिक की खूबसूरती कहते हैं। क्या हो जाएगा ऑप्शन, दोनों ही कथन सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा। पूछ रहा है असत्य कथन, सॉरी असत्य पूछ रहा है, तो दोनों ही कथन में से कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट 26, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। डैश उन शब्द का द्योतक है जिन्हें लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक मानते हैं। यानी क्या होना चाहिए व्यक्ति के पास, कि वो द्योतक किसका, न्याय अधिकार होना चाहिए। व्यक्ति के पास अधिकार है, कैसा अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार, न्याय का अधिकार, तब तो व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीवन जी सकता है। और अनुच्छेद 21 में यही तो बात किया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 27, कथन और कारण है। मानव अधिकारों के पीछे मूल मान्यता यह है कि सभी लोग मनुष्य होने मात्र से कुछ चीज़ें पाने का हकदार है, कुछ चीज़ें पाने का हकदार है। ये बात तो सही है। इस विचार का इस्तेमाल नस्ल, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर
मौजूदा असमानताओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है? जी नहीं। कुछ अधिकार मनुष्य को प्राप्त है जिससे जीवन जीने में उसको आसानी होगी, ना कि उसको असमानता बढ़ेगा। यानी सेकेंड कथन क्या है? गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है और आर गलत, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 28 डैश हर चीज की या तो कीमत होती है या गरिमा। जिसकी कीमत होती है उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज रखी जा सकती है। इसके विपरीत जो तमाम कीमतों के ऊपर हो, उसकी कोई समतुल्य ना हो, उसे गरिमा कहते हैं। जी हाँ, जो चीज़ बिकने वाला है उसे आप खरीद सकते हैं, जो चीज़ नहीं बिके उसे आप कभी नहीं खरीद सकते हैं। वो है आपकी मान सम्मान, वो आपकी गरिमा, आपकी पहचान। इसीलिए क्या हो जाएगा? ये कथन पूछ रहा है किसका है? ये जो कथन है ये इमैनुअल कांट का है। ऑप्शन नंबर सी। किसका है? इमैनुअल कांट का है और ये जर्मन दार्शनिक है। 18 सेंचुरी में इन्होंने ये बातों को कहा था। नेक्स्ट 29 मानव अधिकार के संबंध में नैतिक अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले राजनीतिक विचारक कौन थे? मानव अधिकार जस्ट अभी हम लोग ने देखा था, तो ये कौन है? इमैनुअल कांट, जर्मन का है, तो ये देखना है। नेक्स्ट 30 रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। अधिकार राज्य को कुछ खास तरीके से कार्य करने के लिए दायित्व सौंपती है। ठीक है, ये क्या चीज हो जाएगा? तो वैधानिक अधिकार आपको कुछ अधिकार देती है, तो आप उसको कीजिए। ऑप्शन नंबर 31 अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकार राज्य को यह बताता है कि राज्य को क्या करना चाहिए। दूसरा है अधिकार राज्य को यह बताता है कि राज्य को क्या नहीं करना चाहिए। एक तरह से ये क्लियर करता है कि आपको ये कहता है कि आपका अधिकार है ये काम करने का, ये अधिकार नहीं है करने का। ये बातें दोनों ही सही है। नेक्स्ट 32 संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र की संघ की किस संस्था द्वारा उक्त घोषणा की गई थी? ये जो घोषणा किया गया था, यह किया गया था सामान्य सभा में। ठीक है, यानी महासभा द्वारा किया गया था, जनरल असेंबली। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 33 संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा का उद्देश्य क्या है? तो विश्व में स्वतंत्रता, न्याय, शांति की आधारशिला का रखना। दूसरा है उत्तम जीवन स्तर तथा सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना। और तीसरा है विधि के शासन को स्थापित करना। अर्थात ये तीनों ही कथन, उपरोक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। 34 विश्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब घटित हुआ? तो 1789 में। ऑप्शन हो जाएगा आपको डी नंबर। और रशियन क्रांति 1917 में, ये भी ध्यान रखना है। 35 मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत समुदाय के लिए किए जाने वाले संघर्ष के प्रमुख नेता थे। ये मार्टिन लूथर किंग है ना, ये यूएसए का था। कहाँ का था? यूएसए का। ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, अफ्रीका में थे नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला था, ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है उन्होंने गोरे और काले लोगों के पृथक्करण कानून के खिलाफ अपने अनेक अटकट तर्क प्रस्तुत किया था। ठीक है, जैसे याद कीजिए फुटबॉल जब खेल रहे थे तो वो ब्लैक या स्वाइट टाइप के स्टैचू भी उनके नाम से बना हुआ है। ये बातें सही है। उन्होंने तर्क दिया कि पृथक्करण की प्रथा गोरे समुदाय के जीवन की गुणवत्ता को भी कम करता है। यानी जो पृथक्करण है ना केवल ब्लैक बल्कि गोरे के भी जीवन को प्रभावित करता है। ये बात भी सही है। यानी ये पूछ रहा है असत्य कथन, तो क्या हो जाएगा? केवल एक, चूंकि वो कहाँ का है? अमेरिका का। 36 कथन और कारण है नागरिकता महज एक कानूनी अवधारणा है। महज कानूनी अवधारणा कहना थोड़ा उचित नहीं होगा। नागरिकता का घनिष्ठ संबंध समानता और अधिकार से भी है। क्योंकि देखिए कानूनी नहीं है। अगर आप किसी देश के नागरिक हैं ना, तो वहाँ के कोई दूसरे नागरिक मिलेगा आपको, उसके प्रति आपकी सहज लगाव होगा। ठीक है, जैसे आपके गोतिया मिलता है, आपको आपके रिलेटिव मिलता है, आपके गंवारी जब आप घर से बाहर आते हैं तो उसका आपका सहज लगाव होता है। इसे केवल नागरिकता कानून कह देना उचित नहीं है। इन कथन ए क्या है? गलत है, लेकिन आर सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, चूँकि ये गलत है, आर सही है। नेक्स्ट 37 किस प्रसिद्ध अंग्रेज समाजशास्त्री ने नागरिकता का समानता और अधिकारों के व्यापक उद्देश्य में सर्वसम्मत सूत्रीकरण के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? यह था टी.एच. मार्शल ने। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। कौन था? टी.एच. मार्शल। ये 1950 में ये दिया था। एक पुस्तक था उसका, नागरिकता और सामाजिक वर्ग। ठीक है,
नागरिकता और सामाजिक वर्ग, ये पुस्तक था 1950 में जिन्होंने बात को कहा है। 38 शरणार्थियों के वैश्विक केंद्र के रूप में डरफर्स क्षेत्र प्रायः चर्चा में रहता है। डरफर क्षेत्र किस देश में स्थित है? ये सूडान का क्षेत्र है। नेक्स्ट 39 दलाई लामा और उनके अनुयायी कब चीन के उत्पीड़न से पीड़ित होकर एक अप्रवासी के रूप में भारत आया था? ये 1959 में आया था, 1959 में। 40 शरणार्थियों की समस्या का वैश्विक स्तर पर जांच करने और मदद करने के लिए किस प्राधिकारी की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई है? ये उच्च आयुक्त, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, उच्च आयुक्त। नेक्स्ट 41 दक्षिण एशिया में कहर बरपाने वाले प्रसिद्ध सुनामी किस वर्ष आया था? ये 2004 की सुनामी था जो काफ़ी प्रभावित किया था, हालांकि अब तो आए दिन सुनामी आते ही रहता है। 42 राष्ट्रवाद ने 19वीं सदी के यूरोप में कई छोटी छोटी रियासतों का एकीकरण कर वृद्ध राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। जी हाँ, ये बात सही है। 20वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवादी ने बड़े बड़े साम्राज्य के विघटन का योगदान दिया। ये भी बातें सही है। राष्ट्रवादी जो है ना, राष्ट्रवाद ये दो धारी तलवार है। क्या है? दो धारी तलवार। अगर राष्ट्र के खिलाफ हो गया उसको विघटित कर देगा, अगर उसको समर्थन में आ गया, जैसे कि पटेल साहब ने जो भारत के छोटे छोटे राज्य था सबको एक साथ कर दिए, ये राष्ट्रवादी का ताकत था। ये दोनों ही कथन क्या है? सत्य हो जाएगा। 43 राष्ट्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? ये हो जाएगा आपको एक, चूंकि राष्ट्र जो है ना ये भावना है, ठीक है, ये क्या है? भावना है, यानी कल्पना है ये। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट 44 राज सत्ता के द्वारा धर्म के मामले में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना धर्मनिरपेक्षता का कौन सा मॉडल कहता है? ये जो कहता है यूरोपीय मॉडल। क्या कहता है? यूरोपीय या अमेरिका मॉडल, ठीक है। क्या कहता है? यूरोपीय और अमेरिका मॉडल। अब चूंकि वहाँ पर क्या है कि जो धर्म है, ठीक है, राज एक साइड ले लीजिए और दूसरा साइड धर्म, दूसरा साइड धर्म। जो राज्य और धर्म के बीच पूरी तरह से अलगाव है। लेकिन भारतीय मॉडल क्या कहता है? भारतीय मॉडल कहता है कि राज्य को लगेगा कि धर्म में हस्तक्षेप करने के लिए तो करेगा, जैसे कि 3 तलाक और सबरीमाला मंदिर में जो महिलाओं को प्रवेश बंद कर दिया गया था, लेकिन राज्य को क्या लगा कि महिला का अधिकार से मामला है, जैसे 3 तलाक हो या सबरीमाला, उन्होंने महिला अधिकार के कारण इसको निर्णय दिया। लेकिन राज्य हस्तक्षेप करता है, लेकिन धर्म जो है वो राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। नेक्स्ट 45 कथन और कारण। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में तुर्की में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया था। जी हाँ, ये मुस्तफा कमाल पाशा ने अपनाया था। इसके अंतर्गत संगठित धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाने के बजाय राज्य द्वारा धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप के जरिए उनके दमन का हिमायत किया जाता था। ये ही बात सही है। ये जो हल्का स्पष्टीकरण सही नहीं है, क्योंकि इसका कारण सैद्धांतिक मतलब दशकों में अपनाया था, इसका कारण कुछ और था। लेकिन ये दोनों कथन सही है, स्पष्टीकरण गलत है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्योंकि मुस्तफा कमाल ये कमाल करके दिखाया है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 46। किसी भी देश के संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करने का क्या उद्देश्य होता है? तो मूल अधिकार, मौलिक मतलब मूल, यानी जीवन जीने की वो मूलभूत, यानी किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, किसी व्यक्ति के मूलभूत आवश्यकता होती है, किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम चीज़ें होती है वो आता है आपको मूल अधिकार में। ठीक है, क्या आता है? मूल अधिकार में। तो ऑप्शन क्या दे रखा है? पहला दे रखा है कि सरकार की शक्ति का विस्तारित करना। जी नहीं, मतलब 2 चीज़ ध्यान रखना है। एक नागरिक, ठीक है, क्या नागरिक जो है वो स्वतंत्रता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता। ठीक है। और जो राज्य है यानी शासन जो है या सरकार जो है या राज्य है, ये शक्ति का प्रतीक है। तो चूंकि राज्य के पास तो ऑलरेडी शक्ति है, अगर मूल अधिकार में भी शक्ति विस्तार हो जाएगा तब तो नागरिक को दबा के मार देगा। यानी यहाँ कम है तो सरकार को सीमित करना होता है। ठीक है, सरकार को सीमित करना होता है। यही सरकार को सीमित करना ही तो क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है और संविधानवाद कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट कथन और कारण है, इंग्लैंड एक संविधान विहीन राष्ट्र है। ठीक है, क्या है? संविधान विहीन राष्ट्र है। लेकिन ऐसा कहना पूछ कर रहा है गलत या सही? तो सही पूछ रहा है ना। अच्छा, स्टेटमेंट है, ये बात गलत है। ठीक, संविधान विहीन नहीं है।
उसमें है इतना अंतर क्या, थोड़ा सा समझ लीजिए, आपके लग रहा होगा गलत बता, थोड़ा सा दिमाग में देखिए, संविधान भी नहीं है, बस फर्क इतना है कि जो इंग्लैंड के संविधान है वो हमारे तरह एक बार बैठ के संविधान सभा के माध्यम से, ठीक है, सभा के माध्यम से लिखा नहीं गया है। संविधान तो है ही ना, संविधान एक दस्तावेज है, तो जो वहाँ कानून पारित होता है वो तो दस्तावेज है ही, बस हमारे तरह पहले लिख के नहीं रखा है, ठीक है। इंग्लैंड के पास एक ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके, बल्कि उसके पास दस्तावेजों और निर्णयों का एक लंबी श्रृंखला है। ये बातें सही है, पहले से कुछ दस्तावेज नहीं है, लेकिन जो निर्णय लिया न्यायपालिका, जो संसद पार्लियामेंट, वो उसके द्वारा बनाए गए निर्णय का एक लंबी श्रृंखला है, बस लिखित पहले से नहीं है। यानी एक कथन क्या हो जाएगा, संविधान है लेकिन लिखित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कि एक गलत है और आर सही है। संविधान है, बस पहले से लिखा हुआ नहीं है, समय के साथ उसको लिखा जा रहा है निर्णय के माध्यम से। नेक्स्ट 48, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में ब्रिटेन सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों में से 292 सदस्य चुने गए थे तथा देशी रियासत से थे 93 थे, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ब्रिटेन जो प्रांत था उससे 292 और यहाँ से 92, सो 93 कथन है, देखते हैं क्या क्या है। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के लिए प्रत्येक प्रांत की सीटों की 3 प्रमुख समुदाय में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। ये बातें सही है। समुदाय कौन कौन था, तो एक तो 3 वर्ग था, एक तो सामान्य, अच्छा यहाँ पर तो है ऑप्शन बी में, पहला समुदाय था मुसलमान, सिख और हिंदू, ठीक है, पूछ रहा है सही कथन, तो सिख हिंदू नहीं था, हिंदू शब्द नहीं था, ठीक है, एक्चुअली में था सामान्य वर्ग। क्या था, सामान्य वर्ग, मुसलमान वर्ग, ठीक है, समान मुसलमान और सिख, समान मुसलमान और सिख, लेकिन हिंदू नहीं था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, तो केवल एक सही है। दूसरा नंबर गलत क्यों है, क्योंकि इसमें हिंदू शब्द है, हिंदू शब्द क्या जगह क्या था, सामान्य वर्ग, क्या था, सामान्य वर्ग। नेक्स्ट 50, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के लिए देशी रियासतों से प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार किस आधार पर किया गया था। तो पहली बात तो चुनाव हुआ नहीं था प्रांत का, जो रियासत था ना उससे परामर्श करके हुआ था, ठीक है, रियासत से परामर्श करके, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 51, भारतीय संविधान के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए थे। संविधान सभा के जो सदस्य था एक्चुअली सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था नहीं, बल्कि 10 लाख जनसंख्या पर एक निर्वाचन हुआ क्षेत्र हुआ था, जिसमें से जो कर देता था, जो शिक्षित था उसको मतदान का अधिकार था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि भारतीय संविधान सभा में अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों की संख्या 28 था, कितना है 28, ये बातें सही है। दूसरा है संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था, ये बात भी बिल्कुल ही सही है, लगभग 82%, जी हाँ, लगभग 82% जो था संविधान सभा में वो कांग्रेस पार्टी ही की था। लेकिन ध्यान देने वाली ये भी है, उसमें कांग्रेस पार्टी ही संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व कर रहा था, यानी सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी समुदाय का वो प्रतिनिधित्व कर रहा था एक मेजर चंक के तौर पे। तो पूछ रहा है सत्य कथन क्या हो जाएगा, तो पहला गलत है, यानी 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान का वह कौन सा महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसे संविधान सभा में बिना किसी वाद विवाद के सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। यह था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है, सबको मतदान देने का अधिकार, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट 53, भारतीय संविधान में अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप किस देश में के संविधान से लिया गया, अर्धसंघात्मक, ठीक है, ये एक्चुअली कनाडा से लिया गया है, कहाँ से, देखिए संघवाद 2 तरह का है, एक संघ है जैसे कि मान लेते ये है, इसको एक देश है, इसको अलग अलग राज्य में बांट दीजिए। दूसरा है पहले से छोटा छोटा देश है, ठीक है, इसको सबको मिला दीजिए। तो जो भारत है वो पहला मॉडल, एक देश था उसके छोटे छोटे राज्य में विभाजित है, और अमेरिका है छोटे छोटे राज्य था, ठीक है, 14 प्रांत था, और अभी तो 50 प्रांत है, शुरू में 14 था, सबको मिला के एक देश बनाया गया। अमेरिका मॉडल ये है और कनाडा मॉडल ये है जो भारत का है, लेकिन भारत भी कनाडा मॉडल को फॉलो करता है। 54, इसमें है फ्रांस हम लोगों ने क्या लिया है, तो जो फ्रांस की क्रांति से हमें मिला जो है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की भावना, जो कि प्रस्तावना यानी उद्देश्य प्रस्ताव में है चीज़ें। ब्रिटेन से हमने क्या लिया, न्यायपालिका, ब्रिटेन से हमने क्या लिया, तो न्यायपालिका नहीं बल्कि ये लिए कानून निर्माण की विधि, ठीक है, कानून निर्माण की विधि। अमेरिका से क्या लिया, तो हम लोग ने अमेरिका से लिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता, क्या चीज लिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और आयरलैंड से क्या लिया, नीति निर्देशक तत्व,
आयरलैंड यानी आई, और ये क्या होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी डी, तो डी आई यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा बी नंबर। 55 कह रहा भारतीय संविधान में ब्रिटेन संविधान से जो नहीं लिया गया है, तो नहीं लिया गया है, पहला क्या है, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है, जिसको ज़्यादा मत आया उसको जीत मिलती है, यही फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है। ये बातें सही है। और कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरा है विधायिका में अध्यक्ष पद और उनकी भूमिका, जी हाँ, जो स्पीकर पद है ये भी यहीं से आया है। और अवशिष्ट शक्तियाँ का सिद्धांत, तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं ना, ये हम लोग ने कहाँ से लिया है, तो ब्रिटेन से नहीं लिया है, ठीक है, ब्रिटेन से नहीं लिया है, ये लिया है कनाडा से। किससे लिया है, कनाडा से। कनाडा से एक तो हो गया संघवाद या अर्धसंघ और संघ, और दूसरा अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है। और इसकी चर्चा कहाँ पर है, अनुच्छेद 248 में। सरकार का संसदीय स्वरूप, ये तो ब्रिटेन से लिया है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 56 किसी व्यक्ति को उनके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। उपरोक्त तथ्य के भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही प्राण को लिया जाएगा, अन्यथा नहीं लिया जाएगा। तो ये जो तथ्य है अनुच्छेद 21 का है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का पाठ। 20 क्या है, दोषसिद्धि से संरक्षण। 22 क्या है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक नजरबंदी। 32 क्या है, उपचार का अधिकार। नेक्स्ट 57 निम्नलिखित में से किस आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंधित आरोपित नहीं किए जा सकते हैं, धर्म के आधार पर जो नहीं किया जा सकता है, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता है, ऑप्शन ए। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इंटरेस्टिंग बात यह है कि धार्मिक अधिकार में ना संपत्ति का अधिकार है, वो मूल अधिकार है। फिर से सुन लीजिए, धार्मिक अभी भी हमारे संविधान में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, लेकिन वह धार्मिक अधिकार के अंतर्गत है, यानी धर्म से संबंधित जो भी संस्था है, जो मंदिर मस्जिद है, वो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति अर्जन कर सकता है, वो उसका मूल अधिकार है। लेकिन और सबके लिए क्या है, कानूनी अधिकार है, ना कि मूल अधिकार है। नेक्स्ट 58 न्यायपालिका के द्वारा परमादेश रिट किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है, परम आदेश। आदेश किसको दे सकते हैं, आप आदेश किसको दे सकते हैं, जो सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति हो, जैसे मैं, आप अभी घर पे आप जहाँ भी हैं, मैं आपको आदेश नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हमारा आपके ऊपर अधिकार नहीं है सामान्य तौर पे, इसलिए नहीं दे सकते। लेकिन आप अगर किसी सार्वजनिक पद पे जाते हैं, सरकार आपको आदेश दे सकती है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 59 संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर निकालकर संविधान में कहाँ रखा गया है, यह अनुच्छेद 300 के ए में है, अनुच्छेद 300 के ए में। और संपत्ति का अधिकार संविधान में कितनी जगह था, तो आपको याद आएगा 19 के ए का 1 का एफ, एक ही जगह था, लेकिन ऐसा नहीं है। मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार 2 जगह है, एक अनुच्छेद 19 में है और दूसरा 31 में है, दूसरा 31 में, जिसको जनता पार्टी सरकार ने 1978 में, ठीक है, जनता पार्टी सरकार ने 1978 में 44वां 44 संविधान संशोधन से अलग कर दिया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 60 19वीं शताब्दी के मध्य भारत के एक क्रांतिकारी समाज सुधारक ज्योतिबा राव फुले की रचना हमें यह विचार प्राप्त होता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों निहित है। ज्योतिबा फुले किस राज्य से संबंधित थी, तो ये महाराष्ट्र के थे, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 61 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नहीं है, तो मानवाधिकार से संबंधित मुकदमे की सुनवाई कर, जी नहीं, मुकदमा की सुनवाई होता है न्यायालय में, ठीक है, कहाँ होता है, न्यायालय में। बल्कि जो कार्यकर्ता है मानवाधिकार के, वो इसमें मदद करता है व्यक्ति को, आपको न्याय मिले। दूसरा क्या है कि मानवाधिकार से संबंधित मामले की जांच करना, जी हाँ, जेल में बंदियों की उपस्थिति का अध्ययन करना, स्थिति का अध्ययन करना, ये भी सही है। और मानवाधिकार के क्षेत्र में हुई शोध को प्रकाशित करना, तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 62 कथन और कारण है, राज्य के नीति निश्चित तत्व वाद योग नहीं है, जी हाँ, ये अवाद योग है। क्या है, अवाद योग, अर्थात इसको न्यायालय में चुनौती, इसको लागू नहीं करने के लिए अगर नहीं किया गया है राज्य के द्वारा, तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दूसरा है संविधान निर्मात्री या निर्माताओं का मानना था कि नीति निर्देशक तत्व के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी उसे गंभीरता से लेने के लिए। ये बात क्या है, सही है, लेकिन ये अवाद योग है, इसका कारण ये नहीं था। अवाद योग का कारण क्या था कि जो बी एन राव साहब थे, जी हाँ, बी एन राव साहब जब चर्चा चल रहा था मूल अधिकार पे, तो उन्होंने बोले कि जो चीज़ें अभी जरूरत है उसको मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट में दे दो, लेकिन जो चीज़ें हम अभी देने में समर्थ नहीं है, चाहे वो आर्थिक आधार हो या प्रशासनिक कुशलता हो, उसको बाद में दिया जाएगा, उसे अवाद योग कहा गया। कथन दोनों सही है, लेकिन अवाद योग नहीं है। उसका कारण है कि उस समय
ये विचार किया गया कि इसे समर्थता के आधार पर दिया जाएगा। तो दोनों ही सही है, लेकिन जो स्पष्टीकरण है वो सही नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 63, किस देश की संसद विधायिका को नेसेट कहा जाता है या नेसेट के नाम से जाना जाता है? यह है इजराइल। क्या है? इजराइल। 64, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कह रहा है इसके अंतर्गत पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती है। जी हाँ, संपूर्ण क्षेत्र को क्या मान लिया? एक क्षेत्र मान लिया, और जो पार्टी चुनाव लड़ रहा है उसको लड़ने दिया जाता है, और इसके कितना परसेंट मत है। मान लेते हैं कि किसी को 40% वोट आया, तो जो जितना सीट है मानी 100 सीट है, तो 100 का 40% इसको मिल जाएगा पार्टी ए को, जिसको कितना सीट मिलेगा? 40 सीटें मिलेगा। ये हुआ एक कारण, एक तरीके से। दूसरा तरीका है, इसके अंतर्गत पूरे देश को बहु सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है, और प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपना प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है। जी हाँ, ये दूसरा तरीका होता है। एक क्षेत्र है, उसको अलग अलग में बांट दिया गया है। इसमें पार्टी, ठीक है, क्या? पार्टी तय करती है, प्रत्याशी सूची जारी करती है, जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं बिहार के 243 क्या है? 243 निर्वाचन क्षेत्र है विधानसभा के लिए। तो इतना ही प्रत्याशी अलग अलग पार्टी उतारेगा, और जिसमें जितना प्रतिशत वोट आया उतना सीट उसको मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों ही कथन क्या है? सही है। 65, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के चुनाव आयोग के अंतर्गत नहीं आता है? तो नहीं आता है मतदाता सूची को तैयार करना। आता है पंचायतों के चुनाव का पर्यवेक्षण करना? जी नहीं। 73वें संविधान संशोधन में क्या किया गया? ये कहा गया कि एक अलग से राज्य निर्वाचन आयोग होगा। क्या होगा? राज्य निर्वाचन आयोग होगा, जो राज्य के जो पंचायती राज के अंतर्गत चुनाव आने वाले को संपन्न कराएगा। यानी ये कथन क्या है? गलत है। आचार संहिता का लागू करना, ये बातें सही है। मतदान केंद्र की स्थापना करना, ये भी बातें सही है। तो पूछ क्या रहा है? गलत। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। 66, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का सामान्य रूप से कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? ये 6 वर्ष या 65, जो भी पहले आ जाए। तो 6 और 65 ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 67, भारत की चुनाव प्रणाली के संदर्भ में कौन सा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, यह तय करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये जो परिसीमन आयोग होता है, जी हाँ, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। परिसीमन आयोग का यह काम होता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 2024 का प्रीलिम्स हुआ है उसमें यह पूछा गया है कि अभी तक भारत में कितने बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है? टोटल 4 बार हुआ है, और आखिर में हुआ कब? आखिर 2002 में हुआ है। ठीक है, तो 4 बार परिसीमन आयोग हुआ है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2024 में पूछा है। 68 है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उपयुक्त शब्द के आधार पर कीजिए। जापान में डैश व्यवस्था है। जापान क्या राजा है? तो अभी जापान क्या है? व्यवस्था जिसमें देश और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। जापान में एक तो राजा है, दूसरा संसदीय होता है। जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। अच्छा, राजा देश का होता है और प्रधानमंत्री सरकार का होता है। ऑप्शन बी नंबर। 69, एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली का जिसमें एक ही व्यक्ति शासक हो, कौन होता है? तो अध्यक्षात्मक हो जाता है, जैसे यूएसए का है, वही मालिक है। नेक्स्ट। 70, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। कह रहा है 91 में संविधान संशोधन अधिनियम में बाद संघ और राज्य सरकार के जो मंत्री की जो संख्या था, या लोकसभा या राज्यसभा, जो सेंट्रल मिनिस्टर और जो राज्य का मिनिस्टर, उसकी संख्या 15% कर दिया गया था। ये आया कब था? अधिनियम 2003 में। ठीक है, कब आया था? 2003। वैसे तो 52वां संविधान संशोधन भी था, उसके बाद से चीज़ें बदल गया था, लेकिन 91वां संविधान संशोधन कब आया? 2003 में। 71, भारतीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच सेतु निर्मित करने का काम कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट। 72, भारतीय विदेश सेवा की किस श्रेणी की कोटि के अंतर्गत आता है? ये केंद्रीय सेवा आता है। क्या आता है? केंद्रीय सेवा। 3 तरह की सेवा है, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और प्रांतीय सेवा। अखिल भारतीय, केंद्रीय और प्रांतीय, तो ये हो जाएगा केंद्रीय सेवा के अंतर्गत। 73, संसदीय कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है? कार्यपालिका 2 तरह का होता है। एक तो जो निर्वाचित होता है, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। दूसरा जो सिलेक्टेड होता है, जैसे IAS IPS। ठीक है, IAS और IPS। ठीक है, ये सब होता है। जो संसदीय क्या हो जाएगा? संसदीय में आ जाएगा आपको
ऐसे कार्यपालिका जो संसद के बहुमत से समर्थन पर निर्भर हो। जी हाँ, जो मंत्रालय होता है, मंत्री, ठीक है, यानी जो मंत्रिपरिषद है वो किस पे निर्भर करता है? संसद के बहुमत पर। संसद बहुमत है तो सरकार है, नहीं है तो बहुमत नहीं है। 74, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप में किसमें निहित है? ध्यान रहे क्या रखा है? वास्तविक रूप में। तो वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में निहित है। किसमें? मंत्रिपरिषद में। और नामित रूप नॉमिनेटेड या नाम मात्र किसमें है? नाम मात्र जो होता है वो राष्ट्रपति का, लेकिन काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। 75, मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा को निर्धारित करने वाले 91 में संविधान संशोधन कब आया था? जस्ट ऊपर चर्चा की है, 2003 में। 76, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? ये केवल और केवल राज्यसभा में। ये राज्यसभा के क्या विशेषता है जो लोकसभा से अलग है? ठीक है, ऑप्शन बी। 77, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उत्पन्न भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यह है अनुच्छेद 109। और याद रखने वाली बात है, इस बार जो यूपीएससी 2024 हुआ है, जी हाँ, उसमें एक ये था कि धन विधेयक को किस में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 109 में। ये क्वेश्चन वहाँ पर भी था, एक स्टेटमेंट, तो ध्यान रखना है। 78, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, ये बातें सही है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति तो दायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं, ये भी बातें सही है। ठीक है, दोनों ही बातें सही हैं। एक स्टेटमेंट था इस बार का जो यूपीएससी का था कि जो फाइनेंस बिल है, यानी जो धन विधेयक है, वो संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट था क्या? संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अब ध्यान ये रखना है, जब यूपीएससी आंसर देगा तो वो क्या मानता है, उसको गलत मानता है कि सही मानता है? ऑप्शन अनुसार उसको सही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल दोनों ही सही है। ठीक है, क्या है? दोनों ही सही, क्योंकि लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आयोग उसको क्या मानता है, ये बात देखने वाली होगी। 79, विधायिका में प्रस्तावित किसी कानून के प्रारूप को क्या कहा जाता है? वो प्रस्ताव होगा, जब तक पारित नहीं हुआ है तो सिंपल वो क्या है? वो विधेयक है। ऑप्शन हो जाएगा, यानी बिल्स है, विधेयक है, संकल्प है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, और इस सेट का आखिर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके बाद जो है ना वो करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर को इसमें बनाना उचित नहीं लगा, इसलिए नहीं बनाए, उसका अलग सीरीज बना देंगे। तो ये आखिर क्वेश्चन है, देख लेते हैं आज के सेट का। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के तरीके में कौन सा तरीका शामिल है? कैसे नियंत्रण किया जाता है संसदीय प्रणाली में? विधायिका के द्वारा। विधायिका मतलब जो MP MLA है, ठीक है। कार्यपालिका मतलब मंत्रिपरिषद, इसको कैसे नियंत्रण किया जाता है? तो एक तो सिंपल सी बात है, वित्त नियंत्रण से, जी हाँ, जो खर्च किया है उसको जांच परीक्षण करता है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव रखने से, इसे भी होता है, सरकार को नियंत्रण किया जाता है। तीसरा, बहस और वाद विवाद से, यानी तीनों ही तरीके क्या है? सही है, आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये फ्रेंड्स 80 क्वेश्चन पूरा हुआ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।